देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, यानी क्यों किया जाता है। आप देखे होंगे गाड़ी सबको मिरर लगा रहता है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड रहता है ना, उसी में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का? आपसे सीधे तौर पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि गाड़ी के साइड मिरर में हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, आप क्या जवाब दीजिएगा? उत्तल दर्पण। अब 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा कि क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाएगा कि कौन सा दर्पण यूज करते हैं गाड़ी के साइड मिरर, तो क्या जवाब देना है? उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन पूछेगा फिर 2 नंबर में जाके कि क्यों करते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? देखिए लिखे हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अन्य दर्पणों की तुलना में अति व्यापक होता है। कहने का मतलब है कि आप उत्तल दर्पण में जो देखिएगा, देखते होंगे गाड़ी देखे हैं साइड मिरर में, तो उसमें क्या देखते होंगे कि दूर तक का भी आपको इमेज दिख जाएगा ना, उसमें उसका खासियत है उत्तल दर्पण का, दूर तक का इमेज आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण में साफ साफ दिखेगा। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आप देखिएगा एकदम पूरा क्लीन दिखेगा, लगेगा एकदम वो प्योर हम रियल में देख रहे हैं ऐसा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा आपको उत्तल दर्पण में। ठीक है, उसके बाद कारण क्या है, उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो उधर से गाड़ी आ रहा है सीधा आदमी है, अगर उल्टा बनेगा तो आदमी उल्टा दिखेगा आपको, फिर आप क्या कंफ्यूज आ जाइएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई किधर आ रहा है नहीं जा रहा है। तो उसमें कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। और कभी देखे हैं आदमी है बड़ा, जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है आईना में, या उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है? नहीं, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है ना, छोटा सा। हाँ, तो इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर में, ताकि हमको पीछे जो आने वाली वाहन है उसको देख सके आसानी से। ठीक है, ताकि हम देख सके। तो वही है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है, देखने का जो क्षेत्र है वो क्या है? अति व्यापक है, यानी बहुत ज्यादा है। नहीं, और सब दर्पण आप आईना लगा के देखिएगा, अवतल दर्पण वगैरह समतल दर्पण वगैरह लगा के देखिएगा, उतना दूर तक आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद दिखेगा भी तो बड़ा गाड़ी दिखेगा, आप आईना लगा के देखिए बड़ा दिखेगा आते हुए, तो फिर आप डर जाइएगा ना, है तो लगेगा कि आपके करीब आ गया है, फिर आप डर भी सकते हैं, नहीं चौकन्ना भी हो सकते हैं। तो इसलिए देखिए उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है अन्य दर्पणों की तुलना में, इसका कहने का मतलब है अन्य दर्पणों की तुलना में, कि मतलब अन्य दर्पण के तुलना कंपेरिजन कर रहे हैं उससे। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण हो अवतल दर्पण, उसके तुलना में जो है इसका दृष्टि क्षेत्र जो है क्या होता है? अति व्यापक होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखे हैं, यह दर्पण हमेशा छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, हम देखे थे कि यही था ना उत्तल दर्पण है, इस ये सामने दर्पण के आगे अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो मेरा कहाँ बन रहा था? ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा था। तो कैसा बन रहा था? सीधा प्रतिबिंब बन रहा था। काल्पनिक बन रहा था लेकिन कैसा बन रहा था? सीधा। अब वस्तु से छोटा ही बन रहा था। और उसके बाद जब अनंत पे हम रखे थे तो कहाँ बना था? फोकस पे। तो कितना छोटा प्रतिबिंब बना था ना छोटा प्रतिबिंब, बहुत बहुत छोटा बना था। तो इस उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? सीधा। इसलिए भी हम उपयोग में इसको लाते हैं। अगर और अवतल दर्पण में देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता था? उल्टा बनता था। क्या अवतल दर्पण का हम प्रयोग कर सकते थे साइड में? नहीं, क्या कि गाड़ी सब कैसा दिखता हमको? उल्टा। तो बताइए आप चला पाते? आपको परेशानी होती कि नहीं? तो अब क्लियर हुआ आपके दिमाग में, उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम क्यों करते हैं साइड मिरर में, अवतल का क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कैसा प्रतिबिंब बना देगा? उल्टा बना देगा। नहीं, और उसके बाद कहीं उसमें क्या है कि अगर जो स्थिति चेंज होता गया, अगर फोकस पे रख दिया, ध्रुव पे रख, ये वक्ता केंद्र पे रख दिया, तो फिर प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है? गड़बड़ाते रहेगा, नहीं गड़बड़ाते रहे, कभी छोटा कभी बड़ा, तो फिर आपको दिक्कत हमेशा होता ही रहेगा। इसलिए हम साइड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते। उत्तल में इसलिए करते हैं क्योंकि ये छोटा भी होता है और सीधा भी होता है, हमको देखने में आसानी होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी अति व्यापक होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर के भी वस्तु को हम देख लेते हैं आसानी से। नहीं, मान चलिए आप गाड़ी लगा के खड़े हैं, आप पीछे से कोई आ रहा है साइकिल पे, नहीं आप किसी का इंतजार करते हैं तो आईना में पीछे लगा के देखते हैं ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना दूर रहता है पता चल जाता है आपको, आ रहा है या यहाँ पहुंच गया। नहीं, तो आसानी से हम देख सकते हैं उत्तल दर्पण में, इसलिए हम साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ये देखिए सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में के क्रम में क्यों किया जाता है? नहीं, हजामत कहने का मतलब हुआ कि सैलून में हजामत मतलब दाढ़ी वगैरह बनवाना, बाल वगैरह कटवाते हैं ना आप लोग, उसी को कहते हैं जनरली रूप से हजामत। ठीक है, सैलून तो जान ही रहे हैं,
नहीं, नाई का दुकान जहाँ बाल दाढ़ी काटा जाता है। और लड़की सबका क्या होता है, ब्यूटी पार्लर। नहीं, वो भी एक तरह का सैलून ही हुआ, लेकिन नाम कुछ भी। चलो क्लियर है ना। बनाने के क्रम में हम अब यहाँ से देखो एक आंसर भी छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में कि सैलून में जो है हजामत के रूप में हम कौन सा दर्पण उपयोग में लाते हैं, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। आपसे हर हालत में ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण। सैलून में यानी हजामत बनवाने में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण। तो जैसे अभी हम देखें कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम साइड मिरर में क्यों करते हैं, उसी तरह हम देखेंगे अभी कि सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए समतल और उत्तल दर्पण क्रमशः बराबर एवं छोटा किंतु सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इस लाइन का मतलब है कि समतल दर्पण, अभी उत्तल दर्पण हम देख के आए कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना। तो क्या बताइए कि आप जब दाढ़ी बनवाने बैठेंगे या बाल बनवाने जब बैठेंगे, आपका जो ये कॉलम कटता है, कॉलम ही ना बोलता है, ये जो कॉलम काटता है, तो क्या आपको दिखेगा कि ठाकुर टेढ़ मार काट दिया है कि कैसा काट दिया है? आप जो कुछ से कुछ करवाते हैं इधर, अगर मान चलिए कर थोड़ा सा बढ़ा देगा, बकलोल की तरह काट देगा, तो क्या आपको पता चलेगा कि हम बकलोल की तरह कटवा लिए हैं बाल? नहीं पता चलेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब दिखना चाहिए, आवर्धित प्रतिबिंब दिखना चाहिए, नहीं सीधा दिखना चाहिए, ये भी जरूरी है ना। सीधा दिखना चाहिए और उसके बाद आवर्धित दिखना चाहिए, तब तो आपको पता चलेगा ना कि मेरा बाल ठीक से कटा है कि नहीं कटा है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम सैलून में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंब कैसा बना देगा, हाँ छोटा बना देगा, सीधा बना देगा। तो छोटा बना देगा तो क्या दिखेगा आपको, हैं? कहीं मान चलिए दाढ़ी कटवा रहे हैं, सेटिंग करवा रहे हैं, कहीं बड़ा कर देगा, कहीं छोटा कर देगा, तो नहीं दिखेगा। नहीं, आप जो दाढ़ी बनवाने के बाद ऐसे मुंह जो लिहारते हैं, देखते हैं अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो आपका पर्पस पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला लाइन क्लियर हुआ ना। अब देखिए आगे, सैलून में इन दर्पणों का उपयोग करने पर चेहरा हमेशा सीधा एवं छोटा या बराबर दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाल दाढ़ी बनाने वालों को दिक्कत महसूस होती है, होगा कि नहीं? अगर उत्तल दर्पण या समतल दर्पण का हम प्रयोग कर ले तो चेहरा छोटा दिखाई देगा और उसमें हमको सीधा दिखाई देगा लेकिन छोटा दिखाई देगा, तो उसमें हमको दिक्कत का महसूस होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सैलून में प्रयोग नहीं लाते। यहाँ तक तो आपका लाइन वही कह रहा है। ठीक है, अब नीचे देखिए कि अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु, अगर अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखेंगे तो हाँ अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा? काल्पनिक तो बनेगा अवतल दर्पण में, यही है ना अवतल दर्पण। यहाँ हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? काल्पनिक बनेगा, बनेगा ना काल्पनिक। लेकिन देखिए अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है। तो बताइए काल्पनिक जब बनेगा तो क्या बना, ये बहुत बड़ा दिखेगा कि नहीं, आवर्धित दिखेगा कि नहीं है? तो इसलिए जो है हम ध्रुव और फोकस के बीच अक्सर रखते हैं वस्तु को। तो ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है। सैलून में इस दर्पण के फोकस के अंदर कुर्सी पर जो आसीन व्यक्ति है वो फोकस के अंदर ही बैठता है। दर्पण का जहां तक फोकस है उसके अंदर ही बैठता है। उस पर जो आसीन व्यक्ति है अपना सीधा एवं आवर्धित चेहरा दिखता है। जब आप दर्पण में देखिएगा तो आपका चेहरा सीधा भी दिखता है और बड़ा भी दिखता है। ठीक है, जिससे हजामत बनाने में सुविधा होती है। अब आसानी से आप क्या सकते हैं, अगर सीधा और बड़ा दिखेगा आपका प्रतिबिंब तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अपना बाल दाढ़ी देख सकते हैं कि सही काटा है कि गलत काटा है। नहीं, तो इसलिए हम जो है अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में करते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत? उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं सैलून में? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब हाँ, कम से कम अगर आप ये सब बात भूल जाएं ध्रुव और फोकस, तो इतना बात को लिख दीजिएगा अपने मन से। आप इतना बात को लिख सकते हैं कि नहीं? उत्तल दर्पण में जो हम प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का अगर हम प्रयोग, पहले उत्तल दर्पण इसमें घुसा के लिख दीजिएगा। उत्तल दर्पण या समतल दर्पण का अगर हम प्रयोग करेंगे सैलून में, उत्तल दर्पण का कार्य होता है कि वह छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जब, ठीक है, इतना बात को लिख दीजिएगा। तब आगे लिखिएगा, जब सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा बनाएगा, जब छोटा बनाएगा तो हमें चेहरा को देखने में क्या होगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
ठीक है, जिससे जो है हजामत बनाने में हमें समस्याएं आएगी, नहीं आएगी, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आगे लिखिएगा, अब हम अवतल दर्पण का प्रयोग इस सैलून में हजामत बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण जो है चेहरा का जो प्रतिबिंब बनाता है वो आवर्धित बनाता है और सीधा, हाँ, आवर्धित का मतलब ही बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा और आवर्धित दोनों एक ही शब्द है, आवर्धित बड़ा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हाँ, जो चेहरा का प्रतिबिंब है वो कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है, जिससे हम आसानी से अपने चेहरा को देख सकेंगे और हमें हजामत मतलब बाल दाढ़ी कटवाने में दिक्कत का महसूस नहीं करना पड़ता है, ठीक है, नहीं होता है, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में करते हैं। इतना बात को ऐसे बना के लिख दीजिएगा ना, ठीक। कहता है कि सूर्य की रोशनी से केवल अवतल दर्पण के द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाया जाता है, यानी उत्तल दर्पण लगा के हम नहीं जला, लेंस कहते हैं उसको, नहीं तो उत्तल, हाँ, लेंस कहते हैं, लेकिन दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करके कागज को नहीं जला सकते हैं, ना ही समतल दर्पण का प्रयोग करके हम कागज को जला सकते हैं। थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। ना ही उत्तल दर्पण का प्रयोग करके हम कागज को जला सकते हैं, ना ही समतल दर्पण, अवतल ही दर्पण का उपयोग करके हम कागज के टुकड़े को जला सकते हैं। क्यों सिर्फ अवतल दर्पण के टुकड़े, अवतल दर्पण का उपयोग करके कागज को जला सकते हैं, आइए समझते हैं। सूर्य की रोशनी में कागज के टुकड़े को जलाने के लिए उन्हें अवतल दर्पण के फोकस पर रखना चाहिए। अगर कागज के टुकड़े को जलाना है तो अवतल दर्पण के कहाँ रखना चाहिए, सूर्य की रोशनी में फोकस पे रखना चाहिए, ठीक है। कागज के टुकड़े को जलाने के लिए उन्हें अवतल दर्पण के फोकस पे रखना चाहिए। सूर्य अनंत दूरी से आ रहा है कि नहीं, सूर्य अनंत दूरी पर स्थित माना जाता है। उससे निकलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती है, पता है ना, जब किरण जो आती है सूर्य से निकल, वो परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। सूर्य से जो निकलने वाली किरणें हैं, उससे वो जो किरणें निकलती है वो परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। समांतर कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे आती है, ठीक है, समांतर होती है। ये समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब समांतर दर्पण से आएगा तो परावर्तन होगा, नहीं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से फोकस से होकर जाती है ना। जब ये किरण दर्पण से परावर्तन होता है तो किससे होकर जाती थी, फोकस से होकर जाती थी ना, फोकस से होकर जाती है। एक ही बिंदु से सभी किरणें के गुजरने पर उस बिंदु पर अत्यधिक उष्मा का एहसास होता है। जब सभी किरणें, अब समझ के देखिए, जब सूर्य, ये मान चलिए सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, अब इससे किरण कैसे आ रही है, समांतर आ रही है, समांतर आ रही है ना। जब ये अवतल दर्पण से परावर्तन होगा, जब ये परावर्तन होगा, ये मान चलिए प्रधान अक्ष है, तो सब किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर, सब किससे होकर जाएगा, सब किरण। अब बताइए, ये सब समांतर आ रही थी कितनी किरणें, अब ये सब एक जगह फोकस से होकर आने लगेगी, तो बताइए यहाँ उष्मा कितना हो जाएगा, नहीं होगा। एक बार सोच के देखिए, अगर सभी किरणें आ रही है और ये फोकस से होकर सभी किरणें आ जाएगी कि नहीं, नियम के अनुसार फोकस, अभी बताए थे ना कुछ पिछले क्लास में, फोकस से होकर जाएगी। ये सब समांतर किरणें जो आपतित किरण है, ये सब परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, फोकस से। और जब फोकस से होकर जाने लगी, अब बताइए कि बहुत सारा गर्मी है, उसको एक पॉइंट से हम गुजारने लगे तो वहां कितना गर्मी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब गर्मी जो है, ये फोकस से होकर जब जाएगा ये किरण, यहाँ अत्यधिक ताप बढ़ जाएगा, और जब यहाँ कागज के टुकड़े को रखेंगे इसके सामने तो क्या करेगा, जला देगा, नहीं जला देगा। तो उसी बात को लिखे हैं कि सूर्य की रोशनी में कागज के टुकड़े को जलाने के लिए उन्हें अवतल दर्पण के कहाँ रखना होगा, फोकस पे रखना होगा। जब फोकस के पास यहाँ कागज के टुकड़े को रखेंगे, रखना चाहिए कि नहीं, यहाँ रखना होगा हमको, तब ना जलेगा। तो जब भी हमको जलाना है तो अवतल दर्पण के कहाँ रखेंगे, कागज के टुकड़े को फोकस पे रखेंगे। और सूर्य अनंत दूरी पर स्थित माना जाता है कि नहीं। उससे निकलने वाली किरणें कैसी होती है, परस्पर समांतर होती है, और समांतर होती है। ये समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से किससे होकर जाएगी, फोकस से। और मेरा वस्तु जो है वो कागज का टुकड़ा कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। और जब सब किरण फोकस से होकर जाएगी, अब मेरा कागज का टुकड़ा भी वहां रखा हुआ, जब यहाँ आ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी सभी किरणें, तो बताइए यहाँ फोकस पे बहुत ज्यादा ताप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सभी किरण फोकस से होकर आ रही है। तो जब बहुत ज्यादा ताप हो जाएगा तो वह कागज के टुकड़े को क्या करेगा, जला देगा। वही बात लिखे हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से फोकस से होकर जाती है, और एक ही बिंदु से सभी किरणों के गुजरने पर, एक ही बिंदु सभी किरण गुजर रहा है ना, जिससे कि उस बिंदु पर अत्यधिक उष्मा का एहसास होता है। और अत्यधिक उष्मा का जब एहसास होगा तो अत्यधिक उष्मा मिलने के कारण कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं। अब समझ में आया कि कागज का टुकड़ा क्यों जल जाते हैं।